नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। हम आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। इस बुलेटिन में आपको हर वो खबर बताएंगे जिस पर आज दिन भर सुर्खियां बनेंगी, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम का चेहरा अब तक नहीं हुआ फाइनल। 3 दिसंबर को होगी भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की बैठक। विदेश यात्रा से लौटते ही एक्शन मोड में सीएम डॉक्टर मोहन यादव। खाद्य वितरण व्यवस्था की समीक्षा की, गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बीजेपी की संभाग स्तरीय बैठक का दूसरा दिन। रायपुर और दुर्ग संभाग की होगी मीटिंग। सीएम विष्णुदेव साय और नितिन नवीन होंगे शामिल। आज ओडिशा के भुवनेश्वर जाएंगे पीएम मोदी और डीजीपी के आईजी के अखिल भारतीय सम्मेलन में होंगे शामिल। इंदौर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, अब देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, हिंदू इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस चलेगा। नीमच में ड्रग तस्करों ने नारकोटिक्स अधिकारियों के वाहन को मारी टक्कर। टीम ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पिकअप से 9 क्विंटल 11 किलो डोडा चूरा भी जब्त। रायपुर में मंदिरों पर चोरों का धावा। रामकुंड के हनुमान और शिव मंदिर समेत 5 मंदिरों में चोरी। स्थानियों का फूटा गुस्सा। अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। फेंगल तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा चुका है। भारी बारिश वहां पर जारी है और जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त वहां पर हो चुका है। इधर संबल इंसा में जांच के लिए आज न्यायिक आयोग की टीम का दौरा वहां पर है। बड़ा महत्वपूर्ण से माना जा रहा है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश वाल्यान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसका अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार वहां पर जारी है। इधर भारत और मलेशिया हारूमाऊ शक्ति युद्धाभ्यास करेंगे। इसके अलावा अमेरिका से डिफेंस डील नहीं करेगा अब सऊदी अरब। इधर अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 43 रनों से हरा दिया है। तो ये वो 7 बड़ी खबरें हैं जिन पर सबकी नज़र थी, है और रहेगी। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट इस बुलेटिन की शुरुआत में नीमच से आपको बता दें। नीमच में तस्करों ने नारकोटिक्स अधिकारियों के वाहन को टक्कर मार दी है। घटना का लाइव वीडियो भी अब सामने आ चुका है। ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी ये टीम और चित्तौड़गढ़ 12 हाईवे पर यह कार्रवाई की गई है। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये देखिए, ये हादसे की तस्वीरें। पिकअप से 9 क्विंटल 11 किलो 11 डोडा चूरा जब्त किया गया है और नारकोटिक्स विभाग की जो टीम थी इससे टक्कर मारी है तस्करों की गाड़ी में। नीमच में अधिकारियों पर तस्करों का किस तरह से हमला हुआ, ये देखिए, तस्वीरें देखिए आप। घटना का लाइव वीडियो सामने आ चुका है। भागने की कोशिश भी कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ 12 हाईवे पर यह कार्रवाई की गई है। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है और इस पिकअप से 9 क्विंटल 11 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। देखिए कैसे धरपकड़ इनकी की गई, लेकिन तस्करों ने अधिकारियों के वाहन को ही टक्कर मार दी और लगभग ढकेलते हुए पीछे ले जाने की कोशिश की है। हालांकि तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तस्वीर के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्रग माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अधिकारियों और प्रशासन की गाड़ी पर भी वो इस तरह से हमला करेंगे। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें देखिए। इसकी बानगी है कि प्रशासन की गाड़ी को किस तरह से धक्का मारते हुए पीछे कर दिया गया। हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया तस्करों को, लेकिन इनका हौसला कितना बुलंद है इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश राठौर नीमच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
राकेश बताएं, अधिक जानकारी दें इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इस वीडियो को देखकर एक सवाल उठ रहा है कि प्रशासन ने जरूर इन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हौसले कितने बुलंद हैं। अधिकारियों की गाड़ी को टक्कर मारी, और न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि ढकेलते हुए कई फीट तक घसीटता चला गया। जी, आप सही बता रहे हैं। ये जो पूरा मामला है नीमच के सीमावर्ती इलाके से है, और जो आरोपी हैं वो नीमच जिले के मनासा के रहने वाले हैं। और ये जो दृश्य सामने आया, ये वाकई में जो है इन तस्करों के हौसलों को दर्शा रहा है, क्योंकि नीमच एक जिला ऐसा है जहां पर बहुत तादाद में अफीम की उत्पादन होता है, और अक्सर ऐसे वाकये और ऐसे इस प्रकार के जो तस्करों के हौसले हैं आमतौर पर देखने को मिलते हैं सर। और ये पूरा मामला मतलब नीमच से सीमावर्ती इलाके का राजस्थान का थोड़ा मामला है, लेकिन ये नीमच जिले की इकाई, सेंट्रल ब्यूरो इकाई ने जावरा इकाई ने ये कार्रवाई की है सर। जब ये कार्रवाई करने गई थी तब ये इस प्रकार से जो है तस्करों ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मारी, पूरी तरीके से जो भागने की कोशिश की। उसके बाद जब तस्कर भाग नहीं पाए तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और अभी जावरा की सीबीएन इकाई के पास वो दोनों आरोपी गिरफ्त में है सर। राकेश, जहां पर यह हादसा हुआ टोल नाका बताया जा रहा है। जी सर, टोल नाका दिख रहा है हमें। यहां पर क्या पहले से सूचना मिल गई थी, घेराबंदी की गई थी, इंटेलिजेंस से क्या सूचना मिली थी, कैसे इसे पकड़ा गया, जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं। सर, सीबीएन को मुखबिर से सूचना मिली थी। सीबीएन ने भी सर 36 घंटे तक जो है उनकी रेकी की, 36 घंटे तक निगरानी रखी। पूरी 36 घंटे निगरानी रखने के बाद जो है सर फिर इस प्रकार की कार्रवाई की गई। लेकिन कार्रवाई के दौरान जो है ये दृश्य आए हैं थोड़े, तो इनके तस्करों के हौसले सर यहाँ पर बुलंद दिख रहे हैं। हालांकि सीबीएन ने दोनों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। राकेश, कहां से इस माल को लिया गया था, कहां इसकी सप्लाई होनी थी, क्या इस चैन के बारे में कुछ खुलासा हो पाया है, कोई जानकारी मिल पाई है? प्राथमिकी जानकारी के अनुसार सीबीएन ने जो जानकारी दी है, हालांकि हमारे सीबीएन ने जानकारी दी है कि ये नीमच जिले के मनासा से ये जो है तस्कर जा रहे थे, मनासा से जा रहे थे ये तस्कर, और ये राजस्थान में किसी को सप्लाई करने वाले थे। और 9 क्विंटल 11 किलो की मात्रा, बड़ी मात्रा में ये जो है डोडा चूरा सप्लाई होने वाला था। हालांकि पुलिस ने अभी तक आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कार्रवाई उन्होंने गिरफ्त में आए हैं, उन्होंने इसे जानकारी दी है। ठीक है राकेश, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि ड्रग माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। देखिए तस्वीरें एक बार सिलसिलेवार तरीके से इस तस्वीर की पीछे की कहानी आपको बता दें। 2 गाड़ियां आपको दिख रही हैं, एक जिसे आमजन की भाषा में छोटा हाथी कहा जाता है या 407 कहा जाता है, जिसमें सामान लदा हुआ है, और आगे है अधिकारियों की गाड़ी। अब सूचना मिली कि इस माल रखे वाहन में, छोटा हाथी में 407 जो आप कहना चाहें, इसमें ड्रग रखा हुआ है, और छोटे मोटे अमाउंट में नहीं, अच्छे खासे बड़े अमाउंट में रखा गया था ड्रग। और ये जाकर जब इसकी घेराबंदी करने की कोशिश की गई और सामने प्रशासन ने अपनी गाड़ी लगा दी, तो सरेंडर करने की जगह ये ड्रग माफिया ने टक्कर ही मार दी गाड़ी को, और न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि घसीटते हुए, टक्कर मारकर लगातार रगड़ते हुए, घसीटते हुए ये गाड़ी को आगे तक ले गए। ये देखिए, दिख रही है कि सामने गाड़ी है जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ अधिकारी भी दौड़ते हुए जाते हैं कि गाड़ी रोकिए, लेकिन इनके हौसले कितने बुलंद है। देखिए कि नीमच में इन्होंने अफसरों की गाड़ी को भी, नारकोटिक्स के अधिकारियों की गाड़ियों पर भी गाड़ी चलाने से परहेज नहीं की, हमला करने से परहेज नहीं किया। हालांकि उसके बाद भी भागने की कोशिश की, अपनी स्पीड से टोल नाके को क्रॉस कर जब वहां पर घेराबंदी की जा रही थी, सामने से टक्कर मार दी गई। तो ये तो हौसले इतने बुलंद हैं ड्रग माफिया के इस इलाके में खासकर। और सप्लाई कहाँ की जानी थी, हालांकि अब तक इस बारे में डिटेल में खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन केवल इसी तस्वीर से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नारकोटिक्स अधिकारियों पर किस तरह से हमला किया गया, और लगातार न सिर्फ गाड़ी रोककर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, बल्कि 4-5 अधिकारी आगे तक गए और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो तस्कर थे ये मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ पॉलिटिकल अपडेट से भी आपको रूबरू करा दें। महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख अब तय हो चुकी है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं
चंद्रशेखर बावनकुले, उनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण की तारीख तय है, लेकिन सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। आपको याद होगा चुनाव के नतीजे आए, 23 तारीख से नतीजे आ चुके हैं। 288 में से 230 सीटों पर महायुति ने जीत दर्ज की है और 132 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना की शिंदे गुट को 57 सीटें मिली हैं, एनसीपी के अजीत पवार गुट को 41 सीटें मिली हैं और आज होने वाली भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की बैठक जो 3 दिसंबर को होगी, यानी जो आज होनी थी 1 दिसंबर को तय थी तारीख की, पर्यवेक्षक आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन वो बैठक जो है वो अब 3 तारीख को होगी। 2 ऑब्जर्वर भारतीय जनता पार्टी के मुंबई पहुंचेंगे और विधायकों की बैठक के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा, ये बता दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का अगला होगा कौन। इसी बीच एनसीपी नेता अजीत पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। अजीत पवार कह रहे हैं कि दिल्ली में तय हो गया था या बीजेपी से होगा सीएम। तो वो जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये दिल्ली में ही तय हो गया था। शिवसेना एनसीपी से एक डिप्टी सीएम होंगे, अजीत पवार कह चुके हैं, यानी वही फॉर्मूला, लेकिन इस बार लीडरशिप बड़े बिग ब्रदर की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी होगी और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इसके अलावा शिवसेना की शिंदे गुट और अजीत पवार की जो एनसीपी है उसमें से एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और साफ है, चेहरे भी साफ हैं, औपचारिक मुहर लगनी बाकी है, लेकिन एक पार्टी की प्रक्रिया होती है। इसी के तहत 3 दिसंबर को वो बैठक आज होनी थी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को बैठक होनी थी, लेकिन अब वो बैठक 3 तारीख को होगी। 3 दिसंबर को पर्यवेक्षक आएंगे भारतीय जनता पार्टी के और तय करेंगे विधायकों की रायशुमारी से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। और अपने 6 दिवसीय विदेश यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं। किसानों की समस्या को लेकर बाकायदा एक बैठक बुलाई, खाद्य वितरण व्यवस्था की समीक्षा की और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खाद्य वितरण और बेचने से जुड़ी गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, विदेश यात्रा से जैसे ही लौटे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने अब एक्शन मूड पर वो हैं और लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं कि खाद्य वितरण व्यवस्था की समीक्षा उन्होंने की है। निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को कि खाद का जो समाधान है, चूंकि कई इलाकों से, कई जगहों से ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई भी थी कि किस तरह से किसानों को खाद की समस्या या कमी से जूझना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए अब मुख्यमंत्री ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक की है। किसानों की समस्या के समाधान के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। भारतीय जनता पार्टी की संभाग स्तरीय बैठक का रायपुर में आज दूसरा दिन है। आज रायपुर और दुर्ग संभाग की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी इसमें शामिल होंगे। कल सरगुजा, बस्तर और बिलासपुर संभाग की बैठक हुई थी। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई थी। 2 दिसंबर तक बूथों का चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। करीब 15,000 बूथों का चुनाव हो चुका है, 9,000 बूथों का चुनाव बचा हुआ है। मंडल का चुनाव 15 दिसंबर तक करने का लक्ष्य है, जिले का चुनाव 30 दिसंबर तक करने का टारगेट दिया गया है। तो संगठन चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है और आज रायपुर और दुर्ग संभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक है। संगठन चुनाव को लेकर भी इस मीटिंग में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। 2 दिसंबर तक बूथों का चुनाव करने के निर्देश दिए गए हैं। करीब 15,000 बूथ का चुनाव हो चुका है और 9,000 बूथ का चुनाव अब भी बाकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ हो जाए। और जिस तरह से नगरीय निकाय का कार्यकाल 8 जनवरी तक है और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक हुई और इस बैठक के बाद विधायक और सांसदों की बैठक भी हुई। इसमें पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने पर मंथन किया गया।
कोर ग्रुप के सभी सदस्यों ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर सहमति जताई है। बैठक में संगठन चुनाव पर भी चर्चा हुई है। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय के सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं और साल भर की उपलब्धि को सरकार जनता तक पहुंचाएगी। इसके लिए 13 से 25 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी विजय पर्व मनाने जा रही है। एक साथ चुनाव करने को लेकर भी मंथन हुआ है। 13 से 25 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी विजय पर्व मनाने जा रही है और एक साल चूंकि 13 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं सरकार के, और इसी सिलसिले में जो सरकार ने योजनाएं पहुंचाई हैं जनता तक और अपनी जो उपलब्धियां हैं उसे गिनाने के लिए विजय पर्व के तौर पर 13 तारीख से 25 तारीख तक के काल को इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ हो जाए। और जिस तरह से नगरीय निकाय का कार्यकाल 8 जनवरी तक है और पंचायती राज का समय 10 फरवरी तक है, तो हम लोग समय पर ये चुनाव संपन्न कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। राज्य की सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटियां जो पूरी की है, 11 महीने में जो काम किया है, उन कामों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और गांव और शहरों में तेज गति से विकास के काम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। विजयपुर उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद अब बयानबाजी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं भगवान दास, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि स्टार प्रचारकों की सूची में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री ने प्रचार के लिए सिंधिया को आमंत्रित भी किया था। प्रदेश नेतृत्व ने सिंधिया से आग्रह किया था, ये उन्होंने कहा है। विजयपुर उपचुनाव के लिए समय दें, ये कहा गया था। उनकी व्यस्तता के चलते वो विजयपुर में समय नहीं दे पाए हैं। और ऐसा नहीं है कि पार्टी ने विजयपुर के चुनाव में सिंधिया को प्रचार के लिए नहीं बुलाया था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा था कि अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता प्रचार करने के लिए तो वो जरूर चुनाव प्रचार करते। और विजयपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वो चिंतनीय है, चिंता का विषय है और इस पर हमें गंभीरता से करनी चाहिए, ये सिंधिया ने कहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि सिंधिया स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे और न सिर्फ संगठन ने बल्कि मुख्यमंत्री ने भी उनसे आग्रह किया था कि वहां जाकर वो प्रचार करें, लेकिन अपनी व्यस्तता का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने प्रचार नहीं किया, ये अब कहा जा रहा है। तो दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। चूंकि विजयपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, वन मंत्री वहां से हार गए रामनिवास रावत, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। तो और इसके बाद रामनिवास रावत का भी बयान आपने सुना था कि उन्हें हराने के लिए कई लोगों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। तो इसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई है। सिंधिया के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री ने भी पलटवार उसका किया है। सुने प्रतिक्रियाएं आप। विजयपुर की जो सूची थी उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में माननीय सिंधिया जी का नाम था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी ने उनको विजयपुर आने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात कही। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया था। खरगोन के खंडवा बड़ोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिरातपुरा फाटक के पास एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जेसीबी के जरिए से बस को सीधा किया गया और उसके बाद बस में फंसे लोगों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे में 3 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई है। 21 लोग घायल हो गए हैं। 12 घायलों को खरगोन के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर तहसीलदार, एसपी, एसडीएम, एएसपी ये सब प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, कंडक्टर को हिरासत में लिया। 4 मृतकों में से 2 की पहचान अब तक हो पाई है। 2 की पहचान की कोशिश लगातार की जा रही है। इधर घायलों में अधिकांश नर्मदा परिक्रमा वासी हैं जो एमपी के दमोह जिले से परिक्रमा करने जा रहे थे। एक्सीडेंट हो गया, कई आदमी घायल हो गए, 2-3 आदमी मार भी गए, बच्चा एक बाई मर गई है। हमारे साथ 15 आदमी हैं। यात्री बस से गाँव से कुछ 400-500 मीटर आगे एक मोड़ पे पलट गई है और उस पलटने की वजह से 3 महिलाओं की मृत होने की सूचना मिली है और एक
बालक के मृत होने की सूचना मिली है। इस प्रकार से कुल 4 कैजुअल्टी के संबंध में जिला अस्पताल के जो सेगांव CHC से पता चला। बात करेंगे फेंगल साइक्लोन की। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से फेंगल तूफान टकरा चुका है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तटीय इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है और कुछ घंटों में फेंगल तूफान कमजोर होगा। मौसम विभाग ये आसार जता रहा है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी तूफान का असर दिखा है। तो तमिलनाडु में जो फ्लाइट सर्विसेज हैं चेन्नई की, वो सब रद्द कर दी गई हैं। बहुत बारिश हो रही है और इसका असर कर्नाटक में भी नजर आ रहा है, क्योंकि पुडुचेरी और तमिलनाडु के तट से फेंगल तूफान टकराया है। तो तटीय इलाकों में लगातार वहां पर बारिश का दौर जारी है। अलर्ट भी जारी किया गया है कि तटों के किनारों से दूर रहें। कल रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। NDRF और SDRF की टीम वहां पर लगातार तैनात है। सेना के हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है रेस्क्यू में। और चेन्नई में शहरों में भी सड़कों में पानी भर गया है। इतनी बारिश वहां पर हो रही है क्योंकि तूफान वहां पर टकराया है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं चल रही हैं। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अपने घर से न निकले। स्कूल कॉलेज की छुट्टियां हैं, दफ्तर बंद हैं और एयर सर्विसेज जो हैं यानी फ्लाइट की जो सेवाएं हैं चेन्नई से, वो भी रद्द कर दी गई हैं। और इस जो तूफान का असर है फेंगल तूफान का, ये न सिर्फ तमिलनाडु और पुडुचेरी बल्कि कर्नाटक में भी दिखा है और थोड़ा बहुत इसका असर केरल में भी हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी इसका असर नजर आया है। बारिश हो रही है और जिसका जो आंशिक या कहें बहुत छोटा जो प्रभाव है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भी महसूस किया गया है। कल रायपुर में भी कई हिस्सों में बारिश हुई है। तो फेंगल तूफान, क्योंकि ये जो नाम है, इसके नाम के पीछे भी एक इतिहास है। सऊदी अरब ने ये नाम रखा है और इंडियन ओशन के जो कंट्रीज़ हैं बारी बारी से एक एक तूफान का नाम रखते हैं, कोई नाम रिपीट नहीं होता। इस बार ये नाम सऊदी अरब ने रखा है और ये जो तूफान है ये फिलहाल तमिलनाडु और पुडुचेरी से टकराया है। मौसम विभाग ने आसार जताए हैं कि आज ये जो तूफान है ये और कमज़ोर हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।